हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है अर्थशास्त्र में 12th क्लास के अर्थशास्त्र में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 4th चैप्टर बाद में करेंगे। 5 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। पूर्ति, सप्लाई किसे कहते हैं। तो सप्लाई कौन करता है? एक विक्रेता करता है, एक प्रोड्यूसर करता है। तो हम आपको इसमें बताएं कि यहाँ पर उत्पादन करता या जो एक विक्रेता करता है। तो सप्लाई कब होगी? जब एक उत्पादन करता या विक्रेता बाजार में किसी प्रचलित कीमत पर अपना उत्पादन बेचने को तैयार हो, उससे हम सप्लाई कहते हैं। तो वो उस रेट पर बेचने को तैयार है नहीं है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कवर हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा नहीं कमा रहा। तो उस कीमत पर वो बेचने को तैयार होता है ना, उससे हम पूर्ति कहते हैं। तो किसी भी वस्तु या सेवा के कीमत निर्धारण में उसकी मांग और पूर्ति अति आवश्यक है। यानी कोई भी वस्तु है जो उसकी कीमत डिसाइड होती है ना, वो मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। वो हम बाद में इसमें आगे चैप्टर आएगा। अभी हम क्या समझ रहे हैं? सप्लाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सप्लाई है क्या? किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तत्पर है। यानी सप्लाई किसे कहते हैं? कि वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय है वस्तु की उस मात्रा से जिसे एक विक्रेता बेचने को तैयार है निश्चित कीमत पर, उसे हम पूर्ति कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखें, जैसे मान लो यहाँ स्टॉक और पूर्ति में क्या अंतर है। जैसे हमने प्रोड्यूस किया 1000 यूनिट और हम 800 बेचने को तैयार है, तो 800 सप्लाई होगी और 200 जो है वो अपनी स्टॉक कहलाएगा। तो सामान्यतः हम उत्पादक द्वारा तैयार माल के स्टॉक और पूर्ति का अर्थ एक ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग उदाहरण है। यानी स्टॉक अलग है और पूर्ति अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो प्रोड्यूस कर लिया वो सारा का सारा हम सप्लाई करने के लिए रेडी है, वो पूर्ति होगा, ऐसा नहीं है। आपने प्रोड्यूस जरूर कर लिया, उत्पादन जरूर कर लिया, लेकिन कितना आप बेचने को रेडी हो, तैयार हो, वो पूर्ति कहलाती है। यद्यपि पूर्ति स्टॉक का एक भाग कही जा सकती है, बिल्कुल है। इसे इस प्रकार सरल उदाहरण से समझा सकता है कि जैसे उत्पादन ने अपने तेल मिल से 100 टिन तेल उत्पादन किया, यदि ये सभी 100 टिन उसके द्वारा तैयार माल का स्टॉक कहलाएगा। यदि वह इस वित्तीय वर्ष में 90 टिन बाजार में बेचने के लिए तैयार है ना, तो 90 को हम सप्लाई क्वांटिटी यानी पूर्ति की मात्रा कहेंगे। बाकी जो बचा हुआ भाग है वो स्टॉक कहलाता। यानी पूर्ति स्टॉक का ये एक भाग है। और एक उत्पादन विक्रय करने के लिए निर्धारित अवधि में तत्पर रहता है। यानी वो उस कीमत रहेगी कि उस अवधि निश्चित कीमत पर वो बेचने को तैयार है या नहीं है। जिस तरीके से मांग में हमने पढ़ा था ना, मांग को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे भी है कि पूर्ति को भी बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। पहले हम ओवरऑल पॉइंट इसके देख लें। क्या है? वस्तु की कीमत है। कीमत प्रभावित करते की है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी ना, तो विक्रेता यही चाहता है कि मैं बढ़ी हुई कीमत पर सप्लाई ज्यादा करूं, और कम कीमत होगी उस समय सप्लाई कम करूं, क्योंकि मुनाफा कम रहेगा। वस्तु के उत्पादन साधन लागत है। यानी जब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा है कि जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने पर सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हम सारा लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसी वस्तु तथा सेवा की पूर्ति बाजार में अनेक कारकों को प्रभावित करती है। यानी पूर्ति अनेक कारकों तत्वों को प्रभावित करती है। कुछ ऐसे कारक है जिनसे पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु की बाजार कीमत, वस्तु को उत्पादित साधनों की कीमत, यानी बहुत सारी। स्पष्ट याद करते हैं, वस्तु की बाजार कीमत ये कैसे पूर्ति को प्रभावित करती है। जब किसी वस्तु अथवा सेवा की बाजार कीमत अधिक होती है, तो उसके उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होगी तो उत्पादक को अधिक लाभ होगा, वो ज्यादा सप्लाई करने को तैयार है। उससे उत्साहित होकर बाजार में उस वस्तु की सभी उत्पादक अथवा उत्पादन बढ़ाकर पूर्ति मात्रा को बढ़ा देता है। इसके विपरीत कीमत कम आएगी तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। यही अपना पूर्ति का नियम है। जैसे मांग का नियम बढ़ा था ना, वही पूर्ति का नियम यही है कि किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होने पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, और कीमत में कमी आने पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा घट। जैसे 10 है, 10 पर वो कितना कर रहा है? जैसे मान लो अपने इसी को लेकर चलते हैं। 10 है, 10 पर कितना कर रहा है? 300 सप्लाई करने को तैयार है। 20 पर 400, 30 पर 500। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है, पूर्ति की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे कीमत घटती है, पूर्ति की मात्रा घटती जाती है। इसे पूर्ति का नियम बोलते हैं। तो ये कीमत होगी। सेकंड पॉइंट है उत्पादन, वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमत। कि वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमत बढ़ने पर उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमत घट जाती है, उनकी उत्पादन लागत भी घट जाती है। ऐसे में अधिक उत्पादन लागत पर कम उत्पादन होने से बाजार में उत्पादन की पूर्ति भी घट जाती है, और इसके विपरीत उत्पादन लागत घटने पर उसकी बाजार पूर्ति भी बढ़ जाती है। ये क्या है? इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये है क्या। अब सुनना थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं कि इसमें क्या होता है कि हर जो होता है उनके पास पूंजी कहीं ना कहीं, जैसे मान लो सीमित चलती है। 1 लाख है, 1 लाख में वो पहले जो बना रहा था वो 10,000 इकाई बना रहा था। ठीक है, कितनी यूनिट बना था? 10,000 यूनिट बना रहा था, और मान लो 10,000 सप्लाई करने को तैयार है। अब क्या हुआ? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी, मटेरियल महंगा मिल रहा है, लेबर चार्ज बढ़ गया। क्या वो 1 लाख में 10,000 यूनिट बना पाएगा? क्या नहीं। अब उसकी यूनिट क्या हो जाएगी?
प्रोडक्शन यूनिट कम हो जाएगी। जब कितनी बना पाएगा, 8,000 ही बना पाएगा। तो क्या मार्केट में सप्लाई इफेक्ट होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पहले 1 लाख में वो 10,000 यूनिट बना रहा था और अब 1 लाख में 8,000 ही बनेगी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर पूर्ति में कमी देखने को मिलती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर घट जाती है तो वहां पर पूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमत, जो साधन काम में ले रहे ना आप, कि लेबर है, रॉ मटेरियल है, उनकी बात कर रहा है कि प्रयुक्त साधनों की कीमत बढ़ने पर उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है, और इसके विपरीत जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमत घटती है उनकी लागत भी घट जाती है। ये सारा सारा अपना सप्लाई उस पर इफेक्ट होती है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ये भी हमने पढ़ा था। संबंधित वस्तुएं किसे कहते हैं, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे। पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती है? पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ में किया जाता है, और स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे? ऐसा इस तरीके से, जैसे पूरक वस्तु है, दो वस्तुएं एक्स और वाई पूरक है, मतलब दोनों का साथ में काम आता है, ठीक है। अब एक्स की कीमत बढ़ जाएगी तो एक्स की सप्लाई तो बढ़ेगी, साथ में क्या होगा, जो पूरक वस्तु उसकी भी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि दोनों वस्तुओं का कहीं ना कहीं काम क्या आता है, साथ में। स्थानापन्न वस्तु में क्या है, एक दूसरे के स्थान पर यूज करता है। जैसे मान लो चाय और कॉफी है, चाय की कीमत बढ़ गई ना तो कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी और चाय की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत पर वो अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। यानी जो साधन वो पहले लगाते थे ना किसी दूसरी वस्तु पर उत्पादन में, वो जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है उन साधनों का हस्तांतरण ट्रांसफर कर देगा उनको बढ़ी हुई कीमत वाले वस्तुओं के उत्पादन में। तो बाजार में कभी कभी वस्तु की पूर्ति अन्य संबंधित वस्तु जैसे पूरक और स्थानापन्न वस्तु की कीमतों से प्रभावित होती है। जिन वस्तुओं की संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक उन वस्तु को उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे में जिन वस्तुओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होती उनकी पूर्ति कम हो जाती है। जैसे पूरक वस्तुएं, तो व्यवहार में ऐसी वस्तुएं पाई जाती है जो अकेले क्रय तो की जा सकती है, किंतु उनका प्रयोग तभी संभव है जब वो एक साथ में काम आए, अन्य वस्तु को भी क्रय किया जाए। अतः ऐसी वस्तु जिनका एक साथ प्रयोग किया जाता है तथा एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की उपयोगिता शून्य हो जाती है, उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, कार और पेंटल, कि यहाँ पर दोनों का समान है तो दोनों को साथ में यूज किया जाता है। तो किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसकी सप्लाई तो बढ़ेगी, साथ में दूसरे की भी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि साथ में प्रयोग होता है, उसकी मांग बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनमें वस्तु को का स्थान अन्य वस्तुओं का प्रयोग करके हम लोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी दोनों एक गर्म पेय पदार्थ है, एक दूसरे के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं, समान संतुष्टि देते हैं। तो वही है, किसी जिसकी कीमत बढ़ जाएगी तो हम उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, दूसरे की सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगी। तकनीकी या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, इससे क्या समझते हो? मार्केट में तकनीक में परिवर्तन हो जाएगा ना, बढ़िया तकनीक आ गई तो क्या होगा, कम हम लोग कॉस्ट पर यूनिट हमारी घट जाएगी, बढ़िया प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी बढ़िया होगी, तो यह कहीं ना कहीं क्वांटिटी को बढ़ाने में भी कि बढ़िया तकनीक आ गई तो वेस्टेज कम होगा और मात्रा जो अपनी बढ़ेगी तो सप्लाई कहीं ना कहीं ज्यादा इसमें कर पाएंगे और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो समय के साथ साथ उत्पादन की नई तकनीक विकसित हो जाती है, जिससे कम समय में और कम लागत में हम लोग अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जिससे किसी वस्तु विशेष की पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है। और ऐसी तकनीकों से सुधार नव प्रवर्तकों को जन्म देता है और लाभ भी इनको बढ़ाता है। विशेष अवसर, विशेष अवसर से क्या मतलब है? विशेष अवसर का अभिप्राय है कि जब क्या होता है कि कोई विशेष सीजनल, जैसे कोई त्योहार आ गए, कोई शादियां वादियां आ गई, उस समय क्या होता है जिन वस्तुओं के बाजार में मांग है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो काइट फेस्टिवल आता है जब अपने, उस समय क्या होता है मार्केट में सप्लाई, पतंगों वगैरह की, धागे वगैरह की सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो क्या विशेष अवसर है। तो विशेष अवसर पर क्या होता है उस कीमत पर वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने को तैयार रहता है, क्योंकि वो अपना ज्यादा क्वांटिटी बेच के प्रॉफिट अधिक करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारों एवं उत्सवों का विशेष महत्व रहता है, जिसमें विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की मांग अचानक बढ़ती है। अतः इनकी पूर्ति करने हेतु ऐसी विशेष अवसर पर उत्पादक अपना लाभ अधिकतम करने के लिए तैयार रहते हैं और पूर्ति को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है इस त्योहारी सीजन में या इस फेस्टिवल पे क्या होगा कि उसकी वस्तुओं की मांग बढ़नी है, श्योर है, कस्टमर उसकी डिमांड करेंगे, तो उसकी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करता है। आगतों की गुणवत्ता, आगतों की गुणवत्ता का मतलब है आपकी ये जो है इनपुट क्वालिटी कैसी है। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि आप साधन यूज कैसे कर रहे हैं, और आउटपुट का मतलब होता है निकल के क्या आ रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है। तो कई बार क्या होता है किस्मों में कच्चा माल प्रयोग करने से वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है। यानी आप बढ़िया क्वालिटी का गुड्स यूज करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, तो जो बन के होगा ना उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी बढ़िया होगी। तो यहाँ पर देखो कई बार अच्छे किस्म, जैसे उदाहरण दे रखा है बीज का वगैरह का, कि कई बार अच्छे किस्म का कच्चा माल प्रयोग करने से वस्तु की उत्पादन मात्रा बढ़ जाती है, और घटिया किस्म का कच्चा माल यूज करोगे तो उसमें वेस्टेज वगैरह ज्यादा होगी। विशेषकर कृषि उत्पादों में देखते हैं तो अच्छे किस्म की हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करने से पैदावार में अत्यधिक वृद्धि प्राप्त होती है, जिससे पूर्ति भी बढ़ जाएगी।
फिर परिवहन लागत वगैरह बता रहा है कि कोई कॉस्ट अगर आपकी बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होती है तो वहां पर जैसे बता रखा है परिवहन लागतें हैं, तो कहीं परिवहन लागतें इंक्रीज होगी तो वही है कि आप ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाओगे, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो बाजार पूर्ति पर परिवहन लागतों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बेहतर परिवहन सुविधाएं आपको कम लागत में तैयार है तो ठीक है, आप सप्लाई ज्यादा कर दोगे, इसका सीधा प्रभाव परिवहन मात्रा पर पड़ता है, पूर्ति पर पड़ता है। और वही अगर परिवहन कॉस्ट ज्यादा आएगी तो पूर्ति इफेक्ट होगी। पूर्ति का नियम क्या है? एक निश्चित समय पर वस्तु विशेष की मात्रा और उसकी कीमतों में फलनात्मक संबंध पूर्ति कहलाती है। नियम की बात कर ले, यानी अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। कैसा संबंध पाया जाता है? अभी पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक संबंध है, दोनों समान डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है। कीमत बढ़ रही है तो मात्रा भी बढ़ जाएगी, कीमत घटती है तो मात्रा भी घट जाएगी। अतः पूर्ति का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति समान दिशा में गतिशील होती है, अर्थात वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है। फिर पूर्ति के नियम की मान्यताएं बता रखी कि पूर्ति के नियम की अजम्पशन, अगर आप पूर्ति के नियम को पढ़ना है ना तो ये कुछ मान्यताएं आपको माननी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट, वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमतें स्थिर रहे, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर रहे, वस्तु विशेष में क्रेता विक्रेताओं की रुचि जो है वो स्थिर है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु विशेष पूर्णतः विभाज्य होने, जैसे मतलब एक यूनिट होनी चाहिए, यूटिन जैसे पेन है तो पेन की एक यूनिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाफ पेन इसको इस तरीके से पूर्ति का नियम लगा ले, ऐसा नहीं होगा। वस्तु विशेष से संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए अगर मांग का नियम पढ़ना है। सरकार द्वारा आरोपित कर एवं अनुदान जो है सब्सिडी मिलती है वो स्थिर रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु स्थिर रहे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात भी परिवर्तित हो पाती है। ये सारा का सारा जो बता रखा है ये मान्यताएं आपकी रहनी चाहिए, ये बातें स्थिर रहनी चाहिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसी में, पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण, कि पूर्ति के नियम की क्रियाशील क्यों होता है, क्यों मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, क्यों नए इन्वेस्टर आते हैं, उनकी सबकी बातें कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। फर्स्ट है, ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म क्या करती है? अधिक मात्रा बेचने को प्रयास करती है। और ये ऊंची कीमतों पर जब लाभ अधिक होता है तो वो क्या करते हैं? नए उत्पादक जो होते हैं, ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन होता है, नए प्रोड्यूसर आते हैं, नए सेलर आते हैं, क्योंकि उन्हें लाभ अधिक दिखाई दे रहा है और वो उस कीमत पर सप्लाई करना चाहते हैं और जिससे पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता बढ़ती है, पूर्ति का मार्केट में पूर्ति बढ़ती है। और दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, तो वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है। यानी दो टाइम पीरियड होता है, एक होता है अल्पकालीन, एक होता है दीर्घकालीन। दीर्घकाल में क्या होता है कि आप जो प्रोडक्शन करते हो ना उसकी कॉस्ट प्राइस पर यूनिट वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ज्यादा बनाओगे तो कॉस्ट कम आएगी, कम बनाओगे तो ज्यादा आएगी। तो जब कम कॉस्ट आती है तो उस पर आप ज्यादा सप्लाई कर सकते हो, आपकी पूर्ति आसानी से बढ़ा सकते हो। तो ये पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता थी। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे करने वाले चैप्टर को। थैंक यू।